नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। आज दिन भर एक के बाद एक कई नेताओं से हम आपको रूबरू कराते रहे। बड़ौदा उपचुनाव लगातार, जैसा मैं कह रहा हूं, है तो एक सीट पर चुनाव, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। और महत्वपूर्ण इतना कि बड़ौदा में जो कैंडिडेट हैं डिफरेंट पार्टीज, चाहे वो बीजेपी गठबंधन से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आईएनएलडी से हो, ये सब के सब गॉन हो गए इस वक्त। और उनकी तरफ से उनके जो सिरमौर हैं, जैसे बीजेपी की तरफ से खट्टर साहब ने कमान संभाला हुआ है, जेजेपी के साथ में है तो दुष्यंत कमान संभाल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिता पुत्र और दीपेंद्र कमान संभाल रहे हैं, आईएनएलडी में चले जाइए तो अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला कमान संभाल रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये तमाम नेता एक साथ रणभूमि में हैं, वहां कैंडिडेट सिंबॉलिक है। अब ये बड़ौदा उपचुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही अहमियत वाला चुनाव है, क्योंकि पार्टी के अंदर उनका रोल क्या होगा आगे, ये चुनाव डिसाइड करेगा। अभय चौटाला जींद बाई इलेक्शन में जब पार्टी अलग हुई, मात खा चुके हैं बुरी तरीके से। ये एक दूसरा उपचुनाव है, बीच में आम चुनाव हुए विधानसभा के और लोकसभा के। आईएनएलडी के ऊपर जिस तरीके से जेजेपी ने बढ़त बनाई और आईएनएलडी लगातार कोशिश कर रही है, इस बार ओम प्रकाश चौटाला भी मैदान में है। 86 साल, 86 ईयर्स ओल्ड, 86 साल के वो व्यक्ति हैं और वो मैदान में है। बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पिछली बार बीजेपी इंडिपेंडेंट सरकार चला रही थी। इस बार, जैसा मैं कई बार कहता हूं हल्के फुल्के अंदाज में, कि इस बार एक इंजन नहीं, दो इंजन नहीं, मल्टी इंजन सरकार है। यानी कि आंकड़े विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे आए कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बना नहीं पा रही थी, जेजेपी का सपोर्ट मिला और जेजेपी को बैलेंस में रखने के लिए खट्टर साहब और बीजेपी के तमाम नेता बहुत होशियार हैं, कई इंडिपेंडेंट एमएलएस को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे। लेकिन अब ये मल्टी इंजन सरकार का जब से आई है, 1 साल हो गए, उसके बाद ये पहला उपचुनाव है। और चुनाव को कहा जाता है कि रेफरेंडम है, यानी पब्लिक क्या सोचती है। और इसी बीच में कृषि बिल भी आ गया। तो ये तमाम मसले हैं जिसकी वजह से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए तमाम बड़े नेताओं से हम आपको आज दिन भर लगातार एक के बाद एक रूबरू कराते रहे। और इस सफर में आज जो दिन भर हम चलते रहे, अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं। और इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान, बहुत मृदु भाषी और बहुत मुस्कुरा करके बोलते हैं, और मुस्कुराहट के नीचे जो उनके वार करने का अंदाज होता है वो भी बड़ा, जैसे मेरे पास वो नीम के पत्ते होते हैं ना, शुगर कोटेड, उनके पास भी नीम के पत्ते होते हैं शुगर कोटेड। समझ गए होंगे आप। बीजेपी से मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शशि जी। ये लास्ट एपिसोड है। आज दिन भर एक के बाद एक तमाम नेताओं को हम इस कार्यक्रम के जरिए रूबरू कराते रहे और बड़ौदा और हरियाणा से जुड़े हुए मसले हम उठाते रहे। और इस कड़ी में, इस महापंचायत में आप आज आखिरी मेहमान हैं जी। बड़ौदा उपचुनाव, जितना मैं समझ पाया, मैं जैसे अभी इंट्रो में कह रहा था कि महत्वपूर्ण है आपकी नज़र में, क्योंकि आप बीजेपी और जेजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। जितने मंत्री हैं, मतलब यहाँ तो 54 गांव हैं, कुछ गांव बड़े हैं जिसमें 2-2 पंचायतें हैं। तो आपने तो मतलब गांव क्या, गली गली नेताओं को लगा दिया है बीजेपी और जेजेपी को। इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्या ये एक सीट का महत्व है? शशि जी, लोकतंत्र में हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है जी। केवल यही महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है। आपने देखा कि हम 2014 से अपनी सरकार बना करके लगातार चला रहे हैं और आज 6 वर्ष हो गए हैं। हम इन 6 वर्षों में हरियाणा में अपनी भूमिका निरंतर बढ़ा रहे हैं और लगातार उत्तरोत्तर गेन कर रहे हैं। पिछले 5 साल के सत्र में हमने हर चुनाव जीता, चाहे वो पंचायतों के चुनाव थे, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव थे, 5 नगर निगम के चुनाव थे और अंत में जींद का बाई इलेक्शन आया था। हम सब चुनाव जीते हैं। और उसके बाद जनरल इलेक्शन 2019 भी। ये ठीक है कि हमारी सीटें
भारतीय जनता पार्टी इस नाते से 7 कम आई होंगी, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें तो हमारा वोट 3% बढ़ा था। हम 33% पर थे 2014 में और हमने 36% वोट लिया 2019 में। ये अलग बात है कि टैक्टिकल एक स्ट्रेटेजी वो जो कांग्रेस ने अपनाई उसमें से हमारी सीटें ज़रूर कम हो गई, लेकिन हम वोट परसेंटेज के नाते पीछे नहीं रहे, हम आगे ही बढ़े हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की हमारी सरकार की उपलब्धियां, चाहे वो पिछले 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या आज गठबंधन की हमारी 1 वर्ष की उपलब्धियां हैं, इसमें निरंतर जनता का जो हमको एक स्नेह मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, जनता हमारे साथ लगी रहेगी और इस चुनाव में भी निश्चित रूप से हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और उसी क्रम में यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे 4 वर्ष और हैं, क्योंकि शेष बचा समय बड़ा समय है। इस बड़े समय की गति हमारी वैसी बनी रहे, इसलिए पहला चुनाव इस टर्म का इसलिए भी महत्वपूर्ण है। ये ऑपोजिशन के लोग, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हों या अभय जी हों या ओम प्रकाश चौटाला जी हों, ये कहते हैं कि ये एक सीट हरियाणा सरकार के भविष्य को तय करेगी। अगर ये एक सीट बीजेपी हार जाती है, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन हार जाती है, तो इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा और कई विधायक नाराज हैं, कुछ आपकी तरफ हैं नहीं हैं, जेजेपी की तरफ तो काफ़ी लोग मुखर हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आप 30 साल पुराना महम का बाई इलेक्शन याद कर लीजिए, 4-5 महीने के बाद सरकार गिर गई थी, वही स्थिति बड़ौदा चुनाव के बाद होगी। देखिए, जहाँ तक महम चुनाव का समय है, इन लोगों के आपस में जिस प्रकार के झगड़े थे और जिस प्रकार की परिस्थितियाँ इन्होंने पैदा की, जानबूझ के पैदा की हुई है और उसके अंदर एक दूसरे के खिलाफ जैसा भी ये टकराव करते थे, कम से कम हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी गठबंधन सरकार ऐसी टकराव की स्थिति न कभी आज तक पैदा होने दी है, न ही पैदा होने देंगे। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव करवाना हमारा फर्ज है, हम करवाएंगे, ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होने देंगे। जहाँ तक इस सीट को जीतने के बाद राजनीतिक उथल पुथल की बात है, आखिर ये तो प्रारंभ से ही पिछले 5 साल भी यही करते रहे। इस नई सरकार के समय आते ही इनका ये सरकार 100 दिन नहीं चलेगी, 100 दिन पार हो गए। इनका ये 1 साल नहीं चलेगी, 1 साल पार हो गया। इन्होंने कहा ये बड़ौदा चुनाव के बाद गिर जाएगी। आखिर गिरानी थी तो ये सीट तो उन्हीं के पास पहले थी, ये सीट कोई हमारे पास तो नहीं थी। लगातार 3 चुनाव से और उन्हीं के पास 31 मेंबर थे, आज उनके 30 हुए। वो जीतेंगे तो 31 होंगे, जो पहले की स्थिति वही बनेगी। हम जीतेंगे तो हमारा ग्राफ बढ़ेगा। इसलिए एक सीट के कारण से जीत हार, और वो जो एक सीट की पार्टी है वो अब मुंगेरी लाल के सपने जैसे ले रहे हैं। एक एक सीट वाले भी अगर सपना ले रहे हो कि सरकार गिर जाएगी और सरकार बढ़ जाएगी, हो जाएगी, वो जाएगी, हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन है और ये लगातार 4 साल तक सरकार लाएगा। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। ये जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन चूंकि उनकी अपनी पार्टी में, खास करके कांग्रेस की यदि बात करूं, तो उनके नेता, उनकी घबराहट हो गई है। जैसा आपने कहा कि उनके अपने घर के अंदर ही उनके अस्तित्व को खतरा हो गया। अगर ये सीट वो हारते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य कांग्रेस में क्या होगा, ये कांग्रेस तय करेगी। वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका स्थान बना रहे, और ये हर पॉलिटिकल नेता जो होता है वो अपने अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, वैसा ही बोलता है, ऐसे ही वो बोल रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है खट्टर साहब की, एक बार जब हुड्डा साहब थे आपके पहले, तो ये बड़ा आरोप लगता था कि कांग्रेस के ही लोग कहते थे, मैं नहीं कहता हूँ, या ऑपोजिशन के लोग तो कहते ही थे कि हुड्डा साहब सोनीपत, रोहतक और झज्जर के मुख्यमंत्री हैं। कई कांग्रेस के भी लोग कहते थे, कुछ लोग छोड़ करके भी गए। अब ये एक सवाल उठता है कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 10 साल जब हुड्डा साहब सरकार में थे तो बड़ौदा को नज़रअंदाज किया, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 10 साल तो पहले था, उसके बाद 6 साल आया। बीजेपी को और खट्टर साहब को जवाब ये देना चाहिए कि इन 6 वर्षों में बड़ौदा का डेवलपमेंट क्या हुआ। और वो तो अब ये भी कहते हैं कि आप देख लीजिए, मैंने कहा कि नहीं, वो तो कहते हैं डेवलपमेंट किया। वो मुझे काउंटर करके कहते हैं कि आप खट्टर साहब का भाषण सुनिए, वो कहते हैं कि 4 महीने में हमने खूब काम कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 साल में सिर्फ 4 महीने काम हुए, बाकी काम नहीं हुए। देखिए, जहाँ तक इस सारे क्षेत्र के आपने रोहतक, सोनीपत और इस इलाके की बात की कि ये उनकी अपनी राजधानी होगी या उनका अपना सत्ता का एक केंद्र होगा और दृढ़ मजबूत स्थिति में होगी, वो तो आपने लोकसभा में देख लिया। हमने रोहतक में भी उनको उड़ा दिया, हमने सोनीपत में भी उनको उड़ा दिया,
अगर ऐसा ही मजबूत उनका गढ़ किला होता तो लोकसभा में भी जमे रहते हैं। लोकसभा में हारे हैं तो इसका मतलब किला विला किसी का नहीं होता। लोकतांत्रिक बातें होती हैं, लोकतांत्रिक शक्तियाँ होती हैं। अगर ये टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करके विधानसभा में भी ऐसा वो खेल ना खेल पाते तो निश्चित रूप से यहाँ भी उनकी विधानसभा में सीटें कम आने वाली थी, ऐसा मेरा अपना दावा है। जहाँ तक बड़ौदा के विकास की बात है, देखिए विकास जहाँ तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर का विकास हो, मैंने बड़ौदा में भी करवाया है। पिछले 6 साल के अंदर लगभग 400 करोड़ रुपए के काम, आज हमारे अकाउंट्स तो अकाउंट्स हैं, उठा करके देख लीजिए, सारी बातें बजट के अंतर भी आपको पता लग जाएगी कि किस विधानसभा में कितना काम कराया है। लेकिन जो आज काम कम दिख रहा है, वहाँ कुछ विधानसभा में ज़्यादा काम हुआ, ये निर्भर करता है वहाँ के विधायकों पर। बहुत विधायक ऐसे होते हैं अपने क्षेत्र के अंदर जी जानमारी करके काम कराना शुरू करते हैं। सत्ता पक्ष पे लोग हैं, उसमें बहुत विपक्ष के लोग भी हैं। विपक्ष के बहुत से विधायक ये मेरे पास पहले आते थे, आज भी आते हैं और उनके क्षेत्रों में काम होते हैं। और बहुत बार तो कई बार विपक्ष के विधायकों को पता नहीं होता, वहाँ भी हम काम करा देते हैं। लेकिन जो हमारा कुल मिलाकर के विकास के मॉडल के अंदर जो फिट होता हम कराते हैं। लेकिन यहाँ के विधायक पिछले यानी 11 साल वो विधायक रहे हैं। 5 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टर्म में, 5 साल हमारी टर्म में, और ये एक आखिरी साल जो इस टर्म का है। 11 साल में वो विधायक कम से कम 6 साल में जब हम हैं, एक बार भी आकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे इस क्षेत्र की ये समस्या है और मुझे इस क्षेत्र की समस्या के लिए कुछ आप हल करवा दीजिए। एक दिन भी तो कहा हो, कभी विधानसभा में कोई विषय उठाया हो, कभी अखबार में कोई बात आई हो, कभी नहीं। इसलिए विधायक जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने क्षेत्र का काम कैसे करवाए। 4 महीने पहले जब मैं क्षेत्र में गया, मैंने ही कहा कि दुर्भाग्य से अगर सीट कोई खाली हो जाती है तो वो ये ना समझे कि हमारा कोई विधायक नहीं है। जब तक नया विधायक नहीं चुनाया जाएगा तब तक सदन के नेता के नाते मैं आपका विधायक हूं। अब ये चूंकि 4-5 महीने पहले की बात है, तो 5 महीने पहले मेरे पास जो विषय आया वो तो मैंने ही कराने हैं। मैंने दावा करके कहा है कल कि 5 महीने में, 4 महीने में जब से मेरे पास समस्याएं आई हैं, पीने के पानी की समस्या, सिंचाई के पानी की समस्या, वहाँ वाटर लॉगिंग बहुत होती है, तो इसलिए उस पानी जो ओवरफ्लो पानी करता है उसको बाहर निकालने की बात, बिजली, ट्यूबवेल के मोटर देने की सारी बातें, और शिक्षा के नाते से 2 कॉलेज वहाँ बनाने की बात हमने कही है। वहाँ जनता बुटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात हमने कही है। युवकों को रोजगार मिले, हमने IMT की बात की है। वहाँ के लोगों ने ज़मीन भी ऑफर की है। वहाँ चावल का धान का एरिया है तो हैफेड का चावल का मिल वहाँ लगे, ये हमने बात की है। 2 नेशनल हाईवे उस इलाके से निकलेंगे। ये ठीक है, ये राष्ट्रीय योजना भी है, प्रदेश की योजना भी है, लेकिन जहाँ नेशनल हाईवे निकलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, स्वाभाविक है वहाँ इन्वेस्टर भी आएगा, इंडस्ट्री भी लगाएगा, रोजगार भी मिलेगा। तो आखिर 4 महीने में हमें किया तो अपने आप को मैंने विधायक माना इसलिए किया है। वहाँ के विधायक अगर 6 साल पहले कुछ आते हमारे पास तो निश्चित रूप से ये काम जो आज हम करा रहे हैं ये 6 साल में हो गए होते। ये चूंकि आपका एक फॉर्मूला है, आप हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके विकास में तो वो इलाके भी आते हैं ना जो अपोजिशन जहाँ से जीत करके आया। मतलब अगर मान लीजिए कि आप सरकार में, बीजेपी सरकार में है अगर, तो अगर लोगों ने किसी INLD को वोट दिया हो या कांग्रेस को वोट दिया हो, तो जब वोट दिया तब दिया, उसके बाद तो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, सरकार पूरे प्रदेश की है, जो उन्हें वोट दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी। तो ये इलाका छूट गया। इसकी मेन वजह है कि MLA उसके लिए जिम्मेदार है जहां नहीं हो रहा है। बिल्कुल, MLA जो लोग आगे आते हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे MLA हैं। हमारे फरीदाबाद के कांग्रेस के MLA वो बहुत बार आते हैं। हमारे पास मेवात के 3 विधायक आते हैं। अभी पीछे नूह विधानसभा में जो हमारा अपना कोई विधायक वहाँ नहीं है, लेकिन कोटला झील की जो प्रगति है वो वहाँ कांग्रेस के MLA होने के नाते वहाँ हो रही है। अभी फिरोजपुर झिरका में कांग्रेस का MLA है, हमने वहाँ एक महिलाओं का कॉलेज दिया है। तो शाम में हमारी जो किरण चौधरी, उनके इलाके में हमने कॉलेज दिया है। तो इस प्रकार से कितने ही ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ कांग्रेस के MLA हैं, जहाँ अब वहाँ तो विपक्ष तो कांग्रेस ही है। ऐसे ऐसे लोग जो हमको सपोर्ट नहीं भी करते, वहाँ भी हम काम करते हैं। अभी महम के अंदर जो इंडिपेंडेंट विधायक हमारा विरोध करता है, फिर भी हमने 17 करोड़ रुपए अभी भेजे हैं ताकि वहाँ की सड़कों का निर्माण हो सके। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। आज 3 दिन पहले जब 1 वर्ष का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ, हिसार के अंदर 306 जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास या उद्घाटन हुआ, कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई 1 या 2 प्रोजेक्ट ना हो। तो ये हमारी सरकार है जो सब जगह काम कराती है। ठीक है, एक चीज मैंने नोटिस किया कि
ये पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, मतलब कैंडिडेट जो हैं, वो किसी ने मुझसे पूछा कि आपके महापंचायत में कोई कैंडिडेट क्यों नहीं आ रहे हैं। हमने कहा भाई जो लड़ाई लड़ रहा है हम तो बात उनसे कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कमान आपने संभाला हुआ है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरफ से आपके आपके साथ में दुष्यंत चौटाला पूरे तन मन से लगे हुए हैं, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लगे हुए हैं, उधर आईएनएलडी में अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला लगे हुए हैं। तो कैंडिडेट इस चुनाव में गौन हो गया, मतलब कैंडिडेट कोई मसला ही नहीं है, सारे पार्टियों के जो सेनापति है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे कैंडिडेट में और बाकी पार्टियों कैंडिडेट में एक अंतर बता रहा हूँ आपको। हमारा कैंडिडेट ठीक है, उसका जन्म बड़ौदा के विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, लेकिन वो देश और प्रदेश का एक शान है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान है। आज योगेश्वर दत्त पहलवान दुनिया के किसी कोने में पूछेंगे तो बता देंगे कि हाँ, इस प्रकार के एक पहलवान ने हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया और उन्होंने मेडल लिए हुए हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है जैसे कांग्रेस का है। कांग्रेस का कैंडिडेट तो ऐसा है कि जिसका चुनाव फार्म भरने से पहले किसी को नाम ही पता नहीं था। आज भी जब पूछते हैं कांग्रेस का कैंडिडेट का नाम क्या है, पूरा नाम तो शायद ही को बता पाए, लोग कहते हैं भालू है। अब वो आज भी उसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है और इसी प्रकार से इनेलो के कैंडिडेट का कोई एग्जिस्टेंस वहाँ है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अपने आप में एक मजबूत शख्सियत है। हाँ, जब बाई इलेक्शन होता है तो स्वाभाविक है, सब नेताओं को जाना ही पड़ता है, और जब सब पार्टियां सब नेताओं को उतारेंगी तो सत्ता पक्ष भी अपने नेताओं को उतारेगा ही, क्योंकि जैसा चुनाव का महत्व बनता है तो सब पार्टियां जाती हैं। और मैं भी कल एक दिन के लिए पूरा दिन लगा के आया हूं, अब एक दिन के कार्यक्रम मेरे और हैं। बापू बेटा भूपेंद्र हुड्डा की तरह ऐसा नहीं है कि 20 दिन से वहीं डेरा डाले हुए हैं। 20 दिन पहले वो कहते थे कि भाजपा कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी। 10 दिन पहले वो कहने लगे भाई घर घर जाओ, बीजेपी ने लोगों को घर भेजना शुरू कर दिया है। आज 3 दिन जब रह गए हैं वो कहते हैं आप कैंडिडेट की तरफ ध्यान मत करो, ये चुनाव मेरा मानो। यानी कुल मिलाकर के साइकोलॉजिकली वो हार मान चुके हैं और वो अपना जी जान इसलिए लगाए हुए हैं कि कांग्रेस में उनके अस्तित्व को भी खतरा हो गया है। एक योगेश्वर दत्त जो आपके कैंडिडेट हैं, उनका एक पुराना कोई ट्वीट है, उस ट्वीट को लेकर के भी बड़ौदा में बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और जो आपके ओपोनेंट्स हैं उसको इशू बना रहे हैं। वो आरक्षण को लेकर के था कि फायदा तो मिलता नहीं, आर्थिक आधार पे किया जाए, इस तरह का उनका एक ट्वीट था। वो कैसे देखते हैं उसको आप? देखिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आरक्षण जैसा चल रहा है उसको खत्म करना है या उसको डाइल्यूट करना है। उन्होंने एक बात जोड़ी कि आर्थिक आधार के ऊपर बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो दूसरी जातियों में भी है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। और आपको मालूम है कि ये विषय भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपने समय में किया। आज केंद्र सरकार ने भी 10% का आरक्षण दिया हुआ है, हमने भी 10% का आरक्षण पक्का कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस या ईबीपी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन्स, उनको अलग से आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। यही बात उन्होंने कही है, यही बात सत्य भी है। और धीरे धीरे आगे एक आवाज़ें उठ रही हैं कि जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर के एक अच्छी स्थिति को पा गए हैं, अब उनकी बजाय जो गरीब हैं, चाहे किसी भी वर्ग में हैं, वो फिर शेड्यूल कास्ट में भी हैं, वो बैकवर्ड क्लासेस में भी हैं, वो जनरल समाज में भी हैं, तो इन सब का भी अधिकार बनता है कि इनको आगे बढ़ाया जाए। यही बात उन्होंने कही है, कोई गलत नहीं कहा। लेकिन कोई आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जाए, कोई शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के साथ या बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के साथ, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं कहा है। बाकी जो बचा हुआ आरक्षण है उसमें से 10% की व्यवस्था की गई है, उनके आरक्षण को कहीं भी कोई ना आँच आने दी है ना आँच आने दी जाएगी। हिंदुस्तान में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो, हरियाणा हिंदुस्तान का ही एक अहम हिस्सा है, ये जातीय समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी कैंडिडेट उसी आधार पे देती हैं, लोग भी वैसा ही सोचने लगते हैं, और कई बार तो मैं ये कहता हूं कि प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से इसके लिए जिम्मेदार नेता और राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है ये उनके द्वारा ही लगाया जाता है। बड़ौदा में जातीय समीकरण को आप किस तरीके से देखते हैं और उसके रोल को क्या देखते हैं? देखिए, अगर हम आज़ादी के बाद का पूरा इतिहास देखें तो हमारे लोकतंत्र में एक बहुत आसान हो गया कि लोगों को जाति के हिसाब से इकट्ठा किया जाए, जाति के हिसाब से उनको प्रेरित किया जाए कि वो अपने हम जातीय व्यक्ति को चुनाव में जीतें। चीज़ें बाकी विकास की बात अथवा किसी कैंडिडेट की जो भी कोई सोच है, विचारधारा है, उसको गौण मान करके आगे बढ़ते रहे हैं। आज से अगर मैं 30-40 साल पहले की बात करूं तो ये विषय बहुत अधिक था, उत्तरोत्तर ये घटता चला जा रहा है।
और काफ़ी प्रांतों में था, लेकिन अब धीरे धीरे घट रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, नई पीढ़ी जो आ रही है वो इन चीज़ों से दूर हट रही है। और हरियाणा में भी हमारा घटा है, पहले की अपेक्षा बहुत कम हुआ है कि अब लोग जाति के आधार पर इकट्ठे होते हों। अब लोग विकास की बात भी करते हैं। अब लोग व्यक्तिगत जो कैंडिडेट होता है उसकी भी गुणों की, विचारधारा की बात करते हैं। कैंडिडेट जिस पार्टी के साथ जुड़ा होता है उस पार्टी का इतिहास वो भी लोग देखते हैं। इसलिए अब केवल जाति आधार पर रह गया ऐसा नहीं है, थोड़ा अंतर होता है, लेकिन अब क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो कोई जाति से जुड़े हुए अपने आप को ही नहीं मानते हैं। और मैं एक उदाहरण देता हूं कि वो जो कि पहलवान रहे हैं, पहलवानी के बाद वो अखाड़ों के उस्ताद भी बने, नए खिलाड़ियों को उन्होंने सिखलाई भी की। बजरंग पूनिया वो उनकी जाति के तो नहीं थे, झज्जर के पहलवान, उनको उन्होंने ट्रेंड किया और ट्रेंड करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर भेजा, करोड़ों रुपए उनको इनाम मिला। अगर उनके मन में कोई जातीय बात होती तो बजरंग पूनिया को ट्रेंड क्यों करते? वो किसी अपने जाति के आदमी को ट्रेंड करते। कोई विषय जातीय नहीं होता। अब हमारे यहाँ हमने सरकार के अंदर हर किसी को 36 जाति को समान सम्मान दिया हुआ है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार नहीं है। अब कोई मुखिया आएगा, कोई आगे एक व्यक्ति आएगा, वो किसी एक जाति का होगा। जाति तो क्योंकि वो जन्म से जिस घर में पैदा हुआ उसकी जाति उसके साथ चिपका दी जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का विचारधारा क्या है, उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है, उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा कैंडिडेट ये जाति पाति से ऊपर उठ के सोचता है। हम भारतीय जनता पार्टी इस नाते से जाति पाति के सारे विचार से ऊपर उठ कर के विचार कर रहे हैं लगातार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हमारी प्रदेश सरकारें हो, कहीं भी जाति पाति का कोई स्थान नहीं। एक और दूसरा बड़ा अहम सवाल है खट्टर साहब, वो है कृषि बिल। हरियाणा, पंजाब, ये सब जो इलाके हैं ये कृषि आधारित इलाके हैं और सबसे बड़ा व्यवसाय है। ये जो 3 अध्यादेश या कानून आए उस पर बहुत हाय तौबा मची हुई है और ये कहा जा रहा है कि सरकार की नीयत ये हो सकती है कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं एमएसपी ख़त्म ना कर दे। मैंने ये सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से भी और अभय चौटाला से भी किया था, आपके आने के पहले वो लोग भी इस कार्यक्रम में थे। तो अभय चौटाला ये कह रहे थे कि भाई, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि एमएसपी पे कोई समझौता नहीं और ये वचन है कि कभी वापस नहीं होता। वो कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी का वादा हुआ था, 15 लाख हुआ था, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, तो वो सब हुआ तो नहीं। तो हम कैसे ये मान लें सिर्फ ट्वीट पर कि हाँ वो नहीं होगा? क्यों नहीं अध्यादेश में ये 2 लाइन का जिक्र कर दिया जाता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन पार्टी होगी, मुद्दे नहीं है। सत्ता से बाहर तड़पने की स्थिति होगी, जैसे पानी से बाहर मछली तड़पती है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस वाले कभी भी सत्ता से बाहर नहीं रहे। हरियाणा में लगा लीजिए, लगातार 6 साल सत्ता से बाहर कभी कांग्रेस रही ही नहीं। बीच बीच में 5-5 साल के लिए 1-2 बार रही है, लेकिन लगातार 6 साल नहीं रही है। आज उनकी तड़पन दिखाई देती है। और अगर 4 साल और चल गई सरकार तो 10 साल हो जाएंगे। तो इनका मैं बता अस्तित्व भी खत्म होने वाला है। अब तो व्यवस्थाओं में नए नए नेता, नई नई चीज़ें आएंगी। लोग समझते हैं कि हमको क्या चाहिए और कौन नेता हमारे लिए क्या कर सकता है। तो इसलिए ये जो भी कोई मुद्दा इनके हाथ लगता है तो उस समय ये जनता को डराना लगते हैं, उस वर्ग विशेष को डराने लगते हैं। और जैसे भूत प्रेत के नाते से हुआ दिखाते हैं ना, ऐसे ही हुआ दिखाते हैं। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। 370 के समय उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में और खून की नदियां बह जाएंगी। 370 खत्म हुए, 1 साल हो गया, कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में? सीएए के समय इन्होंने शाहीन बाग का समर्थन किया, इन्हीं के लोग शाहीन बाग में धरना देते रहे। इन्होंने कहा कि देश भर के अंदर मुसलमान को काट दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। सीएए के मामले को लेकर के आज तो कहीं कोई देश में कहीं कुछ हुआ? राम जन्मभूमि के विषय में हमेशा ही कहते रहे कि इस देश के अंदर और बवाल मच जाएगा। राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी हो गया, भव्य मंदिर भी बनने वाला है, सारे देश की जनता खुश है। कुछ हुआ? पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कभी इनकी सरकारें भी करने की बात कोई कह देता था तो डराते थे कि पाकिस्तान के सहयोगी बाकी दुनिया के जो देश हैं वो परमाणु हथियार लिए हुए हैं, हमारा नुकसान कर देंगे। बालाकोट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो धराशायी किया उनके आतंकवादी अड्डों को, आज पाकिस्तान अलग थलग दुनिया में पड़ा कि नहीं पड़ा? चाइना जैसे देश को आज एक कोने में फेंक करके दुनिया में एक वो कर दिया कि नहीं कर दिया, अलूफ कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये सारे काम जो कर रहे हैं ये तो हमेशा डरते रहे हैं, यथास्थितिवादी रहे हैं हमेशा कि कुछ बदलना हो जाए। कभी बदल करने की हिम्मत की नहीं इन्होंने।
हमने आकर के जो पिछले समय के विषय चल रहे हैं सब में बदलाव करने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो और चाहे ये फ्री मार्केटिंग किसान के लिए, किसानों के हित में ये जो कृषि के 3 बिल बनाए, कानून बनाए हैं, ये कोई आज से विषय चला, इनकी हिम्मत नहीं कुछ करने की। अब प्रधानमंत्री जी ने अगर हमारी पार्लियामेंट ने किया है तो ये किसानों को डराते हैं, एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। अभी भी 1 महीने से प्रोक्योरमेंट चल रही है, कोई मंडी खत्म नहीं की, बल्कि परचेज सेंटर ज़्यादा बनाए हैं, कोई एमएसपी खत्म नहीं किया। मैंने तो अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि एमएसपी खत्म जिस दिन होने की बात आएगी, मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। एमएसपी खत्म कोई नहीं कर सकता। हाँ, किसान के लिए हमने एक अलग से और एक अल्टरनेटिव दिया है कि अगर आपको एमएसपी पर बेचना है तो मंडी में आइए, एमएसपी से ज़्यादा अगर कोई आपकी उत्पाद को खरीदता है बाहर प्राइवेट में तो आप वहाँ बेचिए। तो ये गारंटी सरकार देती है कि मंडी के बाहर अगर किसान बेचता है तो खरीदने वाला एमएसपी के नीचे नहीं खरीदेगा। कैसे खरीदेगा? और खरीदेगा तो सजा का प्रावधान नहीं, प्रश्न ये है, ये बेचने वाले को कोई ऐसा थोड़ी कुछ को समझ नहीं है। बेचने वाले को समझ है कि मेरी फसल ज़्यादा भाव में बिकेगी, मैं वहाँ बेचूंगा, और उसमें एक एमएसपी का जो विषय है वो सरकार ने गारंटी ले ली है कि सरकार एमएसपी पर मंडी में खरीदेगी। बाहर अगर वो बेचेगा तो ज़्यादा भाव से बेचेगा। किसान अगर कम भाव पर बाहर बेचता है और मंडी में एमएसपी है तो इतना बेसमझ किसान हमारा नहीं है, उसकी समझदारी है। इसलिए ये तो विषय बेकार है कि भी कहीं उसकी कीमत उसको ज़्यादा मिलती तो वहाँ नहीं जाएगा, वो कम कीमत वाले पर जाएगा। ये तो एक ऐसी नासमझी की बात कांग्रेस कर रही है, जैसा ये मान के चलते हैं कि किसान को समझ ही नहीं है। ये पंजाब ने एक वो ला दिया, कानून ला दिया कि एमएसपी के नीचे अगर बेचेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, मतलब खरीदेगा कोई तो कानूनी कार्रवाई होगी 3 साल। आप कह रहे हैं कि किसान मूर्ख नहीं है, कम दाम मिलेगा तो बेचेगा नहीं। आंखों में धूल झोंकने का काम पंजाब की सरकार ने किया है। कैसे? उन्होंने ये कहा कि जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसको 3 साल की सजा होगी, लेकिन साथ में जोड़ दिया कि लागू कितने फसलों पर होगा? केवल 2 फसलों पर, धान और गेहूं। धान और गेहूं तो केंद्र सरकार की योजना से खरीदा जाता है, वहाँ एफसीआई खरीदार है, कोई प्रदेश सरकार उसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकती है। पैसा केंद्र सरकार देती है, स्टोरेज केंद्र सरकार करती है, भाव केंद्र सरकार तय करती है। हाँ, जिन चीज़ों को केंद्र सरकार नहीं खरीदती है उनके एमएसपी पर प्रदेश सरकारों को खरीदना होता है। हम प्रदेश सरकारी सनाते से सरसों खरीद रहे हैं, बाजरा खरीद रहे हैं, मक्का खरीद रहे हैं, सूरजमुखी खरीद रहे हैं, मूंग खरीद रहे हैं, और अभी इस बार से मूंगफली खरीदेंगे। मेरा चैलेंज है पंजाब सरकार को भी, राजस्थान सरकार को भी, ये कांग्रेस की सरकारें हैं, कि इन फसलों को भी खरीद के दिखाएं। इनके यहाँ बाजरा आज भी 1300 रुपये बिकता है, हमारे यहाँ 2150 रुपये बिकता है। बल्कि हम तो अपने किसान के हित में अपने ही किसान का खरीदेंगे, बाहर प्रदेश के किसान का खरीदने का तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन किया किसानों का कि हरियाणा के किसान रजिस्टर्ड होकर के और मंडियों में आकर के एमएसपी पर बेचेगा, बाहर के किसान अलाउ नहीं है उसमें। मतलब आपके हिसाब से ये बड़ा अच्छा 3 कानून जो है ये किसानों के हित में है। किसानों के हित में है, और ये किसानों ये बात की तो ये सरकार के जो लोग हैं तो इसको इफेक्टिवली पहुंचाते क्यों? मतलब सब पहुंचा रहे हैं। किसान हरियाणा के अंदर संतुष्ट है। हरियाणा में एक मुट्ठी भर जो किसान कांग्रेस के पिट्ठू हैं, अब वो राजनीति करते हैं, किसानों में भी तो राजनीति चलती है ना, तो किसानों के कुछ लीडर वो लगे हैं इस राजनीति में और यहाँ कोई प्रभाव नहीं है उसका। मतलब ये कहने का मतलब कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो नेता, वो कांग्रेसी की, मतलब ठीक है कई किसान भी हैं, कोई बीजेपी में, कुछ कांग्रेस में, कुछ इधर कुछ उधर। एक ग्रुप किसानों का बैक्ड जो ग्रुप है और कम्युनिस्टों का जो बैक्ड ग्रुप है, ये 2 ही ग्रुप हैं, बहुत चंद संख्या में हैं। वरना पंजाब में तो सरकार ही सपोर्ट कर रही है। अब कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। पंजाब में क्या हाल है? रेलवे लाइन बंद हो गई, सड़कें बंद हो गए, टोल प्लाजा बंद हो गए, मूवमेंट सारा बंद हो गया। हरियाणा में तो ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। तो ये जो आप इतना बता रहे हैं और जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या ये बादल फैमिली को समझ में नहीं आया था? हरसिमन ने इस्तीफा दे दिया या उसके पीछे कोई अलग कहानी है? देखिए, पंजाब की राजनीति अलग टाइप की है और वहाँ वो किसान राजनीति को सब लोग उभारते रहे हैं। उसमें हमारे चुनाव भी करीब है, उसमें हमारे चुनाव करीब है, उसमें हमारी सब पार्टियां वहाँ हैं, किसान की राजनीति में फंसी हुई हैं। हम सारे समाज को साथ लेके चलते हैं। हमारे सामने किसान भी है, हमारे सामने मजदूर भी है, हमारे सामने दुकानदार भी है, हमारे सामने उद्योगपति भी है, हमारे सामने युवा वर्ग भी है, हमारे सामने महिलाओं के काम भी हैं, वृद्ध भी हैं। सब वर्गों को अलग से हम
देखते हैं तो उनके हित की जो बातें हमको करनी होती हैं, किसान का भी हित हमें चाहिए, बाकियों का भी हित चाहिए। केवल किसान की राजनीति करते रहने से सारे समाज को आप साथ लेकर नहीं चल सकते। एक और मसला है, बहुत संक्षेप में हम लोग निकलते चले, जो अपोजिशन के लोग उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि आपके साथ जो गठबंधन सरकार में जेजेपी है, उनके नेता चुनाव में बड़ा दमखम से कहते थे कि नौकरियों में 75% हरियाणवी और हरियाणवी को तरजीह दी जाएगी। अब लोग कह रहे हैं, जो आप वो होता है ना सर, बेइंतहा इश्क, तो जो वो मोहब्बत करने वाले लोग जो उस तरफ हैं, वो कहते हैं कि एक तरफ तो ये 75% का, और वो संस्था जो नौकरियां देती है उसके लिए ही बनाई गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके मुखिया को आप ले आते हैं बाहर से, कोई हरियाणवी नहीं मिला था। देखिए, पहली बात तो कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्राइवेट जो हमारा रोजगार है इंडस्ट्री का, ये उस तक सीमित है। ये सरकारी किसी संस्था में लागू नहीं होता, ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में होता, ना HPSC में होता, कहीं नहीं होता है। और जो लोग पहले लगे हुए हैं उनको हटाने की कोई बात नहीं है, वो जैसे है वैसे ही लगे रहेंगे। नए व्यक्ति जहाँ भी किसी की डिमांड होगी उनको हमने कहा है कि भाई आप 75% हरियाणा के लोगों को लगाइए। हरियाणा का आदमी अगर आपके आवश्यकता अनुसार नहीं मिलता है तो आप बाहर के आदमी को भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से कम है, केवल ये उन्हीं के ऊपर लागू होता है। उसमें हमें लगता है कि हरियाणा के व्यक्ति को रोज़गार मिलना ज़रूरी भी है। आखिर हम स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, तो हमारी पहला जो दायित्व है वो स्टेट के लोगों का है, इसलिए किसी प्रकार का उसमें दुविधा नहीं है। हम भी अब अगले सत्र में 75% का कानून लागू करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, मतलब ये बड़ी ब्रेकिंग जिसको हम लोग कहते हैं ना अपनी भाषा में, अगले सत्र में 75% नौकरी हरियाणा के लोगों को, ये आप ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। ये अगले सत्र में आ जाएगा और ये कानून बन जाएगा। ठीक है सर। एक और मसला है क्राइम को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, लेकिन उसके पहले एक संक्षेप में एक जवाब ये भी चाहूंगा, जब किसानों की बात हो रही है, कुरुक्षेत्र में जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के बड़ी हाय तौबा मची, उस पर अलग अलग स्टैंड आते रहे। जो ये लोग कहते हैं ना कि एक सीट के बाद सरकार कुछ गड़बड़ हो सकती है, फलाना ढिमकाना जो कहते हैं, वो रेफरेंस कुरुक्षेत्र का भी देते हैं। कहते हैं कि देखिए वहां पर अनिल विज साहब जो गब्बर है, हालांकि गब्बर तो शोले फिल्म में, पता नहीं अनिल विज साहब ने अपना नाम गब्बर कैसे रख लिया, वो तो जय वीरू रखना चाहिए था। बहरहाल वो कहते हैं कि उनका स्टैंड अलग था, मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दिया, दुष्यंत कुछ अलग कहते हैं। तो मतलब एक इंसिडेंट पे इतने सारे वर्जन है और मुख्यमंत्री जी ने बिना कुछ देखे समझे उसको क्लीन चिट भी दे दिया। देखिए, मैंने सब कुछ देखा है, वीडियो क्लिप्स देखी हैं, फोटोग्राफ्स देखे हैं, पुलिस की रिपोर्ट भी हमारे पास आई है। उस सारे में से जो वहाँ का जो घटनाक्रम है, हमने उनको परमिशन दी, अनुमति दी कि आप लोग सड़क के एक किनारे बैठ करके अपना प्रदर्शन कर लीजिए। वो जिद पर अड़े रहे कि नहीं, हमको मंडी में जा करके करना है। अब ये बातचीत चली रही थी कि हम अगर मंडी में उनको जाने देते भी हैं तो शांतिपूर्वक अगर जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इस बातचीत के चलते के दौरान वहाँ जो बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके 2 ट्रैक्टर्स वो आगे निकलते हैं, और आगे निकलते हैं तो सामने पुलिस वाले खड़े हैं। अब वहाँ पर जब इस प्रकार का कोई विषय एक सीमा पार करके कोई भी करेगा, कोई देश का नागरिक करेगा या पुलिस वाला करेगा या दूसरा आदमी करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए आखिर कुछ ना कुछ पुलिस के पास कोई ना कोई विषय तो होता ही है। तो उसमें कहीं ऐसा नहीं कि बड़ा विषय हो गया था। एक ट्रैक्टर वाला जो व्यक्ति था, उसने जब इस प्रकार की तो वहाँ पर खड़े पुलिस वाले ने जो सामने खड़ा था, उसको भी अपने आत्म सुरक्षा के अंदर सब अधिकार होते हैं। जैसे एक नागरिक को होते हैं, ऐसे कर्मचारी को भी होते हैं, पुलिस वाले को भी होते हैं। उस समय उसने कोई एक डंडा या लाठी मारी है। लाठी चार्ज का मतलब होता है कि कोई ऑर्डर करने वाला व्यक्ति होता है, वहाँ मजिस्ट्रेट होते हैं, वहाँ पुलिस अधिकारी होते हैं, वो परमिशन लेकर के तब कहते हैं कि हाँ लाठीचार्ज कर दो। मजिस्ट्रेट का बाकायदा उसके अंदर परमिशन ली जाती है, तब लाठीचार्ज किया जाता है, उस चीज़ को रोका जाता है। ऐसा रिकॉर्ड के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। वो जो छोटी मोटी भिड़ंत हुई, वो आत्म सुरक्षा में एक पुलिस वाला ने डंडा मारा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं भी किसी व्यक्ति ने जाकर के उस लाठीचार्ज के जो सो कॉल्ड लाठीचार्ज उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट किसी पुलिस में जाकर नहीं दी है। वरना अगर ऐसी स्थिति होती तो कोई पुलिस में जाता। ये बवाल तो सर इसलिए हो गया ना कि आपके डिप्टी सीएम कुछ कह दिए, होम मिनिस्टर कुछ कह दिए। वो जो 2 आदमियों को चोट लगी उसके कारण से एक सहानुभूति उन्होंने दिखाई
जब हमने ये कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, उसके बाद सब लोगों को ध्यान में आ गया कि हाँ वास्तव में लाठीचार्ज नहीं हुआ। लाठीचार्ज की एक प्रक्रिया होती है पुलिस में, वो लाठीचार्ज नहीं था। हाँ, एक पुलिस वाले ने अगर कहीं अपने आत्म सुरक्षा के अंदर किसी दूसरे को मारा है तो सुरक्षा में ही मारा। इतनी गलती तो ट्रैक्टर वाले को भी नहीं करनी चाहिए। वो कोई किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया ऐसा नहीं है। किसानों को उन्होंने रोके रखा, बड़ी संख्या में किसान रुके रहे। केवल 1 या 2 ट्रैक्टर वाले जब जबरदस्ती उस बैरिकेडों को तोड़ के आगे बढ़े तो इतना तो अधिकार सर्व सुरक्षा का सबको है। आपको और मुझे भी कोई पीटने के लिए आ जाए, हम भी एक बात तो उसका मुकाबला करने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। अभी एक बहुत ही विभत्स घटना हो गई फरीदाबाद में, और उसके अलावा भी दूसरी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन रेफरेंस मैं फरीदाबाद का इसलिए लेना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो गई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी जो आपके ओपोनेंट हैं वो कहते हैं कि सवाल उठाते हैं उस पर। देखिए, ये घटना बहुत जो हुई है ये बहुत ही घिनौनी घटना है, निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा कि ये घटना कोई सडन प्रक्रिया नहीं हुई है, क्योंकि वो लड़का लड़की के संबंध पिछले 2 साल से चल रहे हैं। 2018 से बताए जा रहे हैं। वहाँ उस समय 2018 में क्या घटनाक्रम हुआ, शिकायत हुई, शिकायत के बाद उन्होंने शिकायत वापस ले ली FIR, और वापस लेने के बाद पंचायत हुई, फैसला हो गया, तो लगता था कि मामला ख़त्म हो गया। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस घटना को इस लेवल तक जो इंजाम दिया, जिन्होंने अपराध किया, उन अपराधियों को पहली बात तो है कि हमारी पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया, यानी विद इन नो टाइम जिसको कहना चाहिए। पहले 2 लोग पकड़े गए, एक और पकड़ा गया, 3 लोग पकड़े गए हैं। और अब हमने पुलिस को ये कह दिया कि जितना जल्दी हो सकता है इनकी सारी जानकारियां जुटा करके और इनके खिलाफ चार्ज जो फ्रेम करना चार्ज फ्रेम करें, और वो इस केस को फास्ट करें। पुलिस ने काम अपना शुरू कर दिया है, वो 10 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, और जल्दी से चार्ज फ्रेम हो जाएगा, और उसके बाद उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका भी एक सिस्टम होता है, हमने उसके लिए कह दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कोर्ट में अप्लाई कर दिया, वहीं लोकल लेवल पर ही कोर्ट इसकी परमिशन देती है। डे टू डे हियरिंग होगी, और जितना जल्दी हो सकेगा इन अपराधियों को दंडित किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। और मैं समझता हूँ सज़ा भी, क्योंकि जिस घिनौने तरीके से उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, और इसमें मुझे लगता है कि कठोर से कठोर जो दंड है वो जुडिशरी देगी। अब चूँकि ये काम जुडिशरी का होता है, हमारा काम ऐसा नहीं कि हम कोई निर्णय करें। जुडिशरी सभी पक्षों को देख करके जो कठोर से कठोर निर्णय दे, हमें उसमें प्रसन्नता होगी। ठीक है सर, अब लास्ट में रैपिड फायर कर लेते हैं। वो आपने देखा होगा ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो रैपिड फायर करते हैं। मैं 1-2 नाम लेता चलूँगा सर, और आपकी उस पर टिप्पणी। और बड़ौदा चूँकि उपचुनाव है तो मैं शुरू करता हूँ। 86 साल के हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, INLD से, और घनघोर मतलब 86, चलिए पॉलिटिकल तो अपनी जगह पे है, लेकिन 86 साल की उम्र में आदमी अगर दिन भर कैंपेन कर रहा हो तो मैं तो कहता हूं कि भाई मतलब हम लोगों की उम्र 86 जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं। ओम प्रकाश चौटाला और बड़ौदा उपचुनाव। देखिए, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम हर व्यक्ति के लिए शुभकामना करते हैं। प्रभु सबको आयु लंबी दे। ओम प्रकाश चौटाला आखिर राजनीतिक नेता इतने वर्षों से इस प्रदेश में रहे हैं, और आज भी भले वो जेल से पैरोल के ऊपर आए हैं। अब ये तो अलग बात है। एक रेफरेंस ही बता देता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ वैसे ही उनसे ही पूछा था कि खट्टर सरकार बताइए, हुड्डा सरकार बताइए। मैंने पूछा कि हुड्डा सरकार और खट्टर सरकार के बारे में आपकी राय। बोले दोनों लुटेरे हैं। अब आपका जवाब। मैंने बताया हर किसी का अपना अपना देखने का एक चश्मा होता है जी। और सामान्यतः व्यक्ति वही एक्सप्रेस करता है जो जैसा होता है। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब, खट्टर साहब की सरकार लुटेरी सरकार है। एक रेस्ट हाउस में जी कर्मचारी थे राम सिंह जी, खाना बनाते थे, और वो खाना बना के चाय पिला के, और सब जो आते थे वहाँ पर, चाहे नेता आते हैं चाहे अधिकारी आते हैं, वो उनको खिलाते रहते थे और सेवा करते थे। बाद में वो नेता जो हैं उस कर्मचारी के बारे में टिप्पणी करके जाते थे, जो बुक होती है विजिटर्स बुक,
उसके अंदर खास करके वो ज़रूर चला जाता था, साहब मेरे बारे में भी कुछ लिख दीजिए। तो कोई तो लिखता था ये कर्मचारी बहुत बढ़िया, राम सिंह बड़ा आज्ञावान है और इसने सेवा की, ये किया वो किया। कोई आता था वो उसके खिलाफ भी कुछ टिप्पणी कर जाता था। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद एक व्यक्ति वहाँ पहुँचे, उन्होंने पिछले 15 दिन के सारे उसके रिमार्क्स पढ़ डाले तो उन्होंने कहा कि किसी ने तो बहुत अच्छा लिखा है, किसी ने बहुत ख़राब लिखा है। राम सिंह को बुलाया, राम सिंह ये क्या बात है, कोई तो आता है वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा लिखता है, कोई आता है तुम्हारे बारे में खराब लिखता है, असलियत क्या है? तो राम सिंह कहता है, साहब राम सिंह तो राम सिंह है, अब जो नेता जैसा होता है वैसा उस हिसाब से लिख के चला जाता है। चलिए अगला, अभय चौटाला कहते हैं कि आज हालत सरकार की ये है कि चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे उप मुख्यमंत्री जी हों, प्रोटोकॉल में तो चलिए कुछ पुलिस और ये वो रहती है, लेकिन इनके मंत्री भी 100 सिपाही और पुलिस फोर्स के बिना किसी गांव में नहीं जा सकते, इनका इतना विरोध होता है। देखिए इतने गाँव हम घूमे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं कोई ऐसे विषय नहीं है। इन्होंने जितना प्रोपोगंडा करना था वो खूब किया है, और खूब करने के बाद गिने चुने लोग, जैसे मैंने बताया मुट्ठी भर लोगों को इन्होंने बरगला रखा है, वो सब भाषण करते रहते हैं। और हमारे जितने भी लोग गाँव में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जो प्रोटोकॉल के नाते उनकी ज़रूरत चीज़ होती है वो तो जाना ही होता है उनको सबको। और पुलिस तो अगर कहीं स्थिति मान लो इस प्रकार की हो जाती है तो पुलिस अपने आप निर्णय करती है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है। आखिर महम अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है तो उन बिगाड़ने में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के हाथ रहे हैं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष ये चाहे कि हमको स्थिति को नहीं बिगड़ने देना है तो पुलिस अपना एक्शन पूरा करती है, शांति बनाकर रखती है। हम तो इतने वर्ष हो गए राज करते हुए, कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं बनी है। और सामने से अगर कहीं कोई खतरा किसी ने डाल दिया है उस समय पुलिस चूकी भी नहीं है, उन्होंने अपना एक्शन लिया है। अभय चौटाला का एक दूसरा आरोप, मैं खटखट बढ़ जा रहा हूँ, वो कहते हैं कि बीजेपी जिनके जिनके साथ रही है, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है सर, वो बड़ा खतरनाक यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस पर भी चल रहा है कि बीजेपी जिनके जिनके साथ रही है उसका खेल समाप्त कर दिया है। वो देते हैं ये फलाना 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 फलाना। तो अभय चौटाला कह रहे थे कि जरा जेजेपी वालों से मिलिएगा तो पूछिएगा कि उनकी चाबी कहाँ चली गई। आजकल बहुत सारे वो लगे हुए ना पोस्टर्स, जो कि सिंबल एक है, तो वो कह रहे थे कि अगर आपको बीजेपी में मुख्यमंत्री जी मिल जाए तो पूछेगा कि कौन सी जेब में जेजेपी वाली चाबी लेकर के आजकल खट्टर साहब घूम रहे हैं। 1966 से लेकर के और जब तक चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बनते रहे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये कड़वी सच्चाई है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया। चाहे 1970 की बात है, 23 विधायक थे उस समय जनसंघ के, उस समय जनसंघ होता था, देवीलाल जी को बनाया हमने। 1987 में भले ही उनकी अपनी मेजोरिटी फुल मेजोरिटी थी, लेकिन हमारे भी 18 मेंबर थे, हमने उनको सपोर्ट किया है। दुर्भाग्य से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब आए, हमने उनके केवल बाहर से सपोर्ट किया, हम उनकी सरकार में शामिल नहीं हुए। सपोर्ट इसलिए किया कि कांग्रेस को दूर रखना है। कांग्रेस को दूर रखने के लिए हमारे लिए एक मजबूरी होती थी कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि मुकाबला तो उस समय उन दो का था। हम तो सपोर्ट करने वाली भूमिका में हमेशा रहे। हमने बंसीलाल को भी सपोर्ट किया, लेकिन जब बंसीलाल एक सीमा से बाहर चले गए, उन्होंने हमें कुछ समझना ही बंद कर दिया, तो गिराने का काम भी हमने किया। हम प्रदेश का हित, ये हमारे लिए पहला हित होता है। प्रदेश हित में जो काम हमने पहले किया वही काम हमेशा करते रहेंगे। आज स्थिति दूसरी है कि हम सरकार चला रहे हैं, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करने में आज गिराने का ना गिराने का हमारा काम कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, आज हमारा गठबंधन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत समझदारी से चल रहा है, और दुष्यंत चौटाला का जो व्यवहार है वो कम से कम ओम प्रकाश चौटाला जैसा नहीं है। मैं उनकी पीठ पर कह रहा हूँ जी, दुष्यंत चौटाला का व्यवहार ठीक चौधरी देवीलाल की तरह है। वो चाबी, जेजेपी वाली कोई चाबी जरूर कहाँ हमें लेकर रखने की जरूरत नहीं होती उन चाबियों की या उस प्रकार का कुछ करने की। अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़िया है। हम अपने तरीके से सरकार के काम को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। कोई किसी के काम में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी होती नहीं है। सामूहिक फैसले करते हैं, मंत्रिमंडल बैठता है, सब बातें करते हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार के चाबी के बंद करने की या चाबी के खोलने की, कहीं छुपा के रखने की ऐसी कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आप खट्टर साहब से जब आप लोग बात करते हैं और कृषि बिल पे वो कहते हैं कि खट्टर साहब को क्या पता है कि किसानी क्या होता है, कभी हल चलाया हो, कभी खेत में ट्रैक्टर चलाया हो,
वो तो भोले भाले इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। मैं भूपेंद्र वो सिंह हुड्डा किसानी कहाँ तक जानते हैं? भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज करता हूं कि अपनी स्कूलिंग से लेकर के आज तक जितना उन्होंने काम किया किसानी के लिए, जितना मैंने काम किया किसानी के लिए, रिकॉर्ड उठा कर देख लें। मैं तो वो इंसान हूँ, अपनी स्कूल की पढ़ाई के समय भी मेरे पिताजी ने 2 एकड़ टिंडे की खेती बोई थी। वह कहने लगे, बेटा मैं बोता तब हूँ जब इसकी संभाल करना, रखवाल करना और बाद में इसके टिंडे तुड़वा करके सब्जी मंडी में बेच के आना। तुम्हें अगर स्वीकार हो तो मैं ये बुआई कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे स्वीकार है। और सवेरे 4 बजे उठ करके अपने खेतों में टिंडे तोड़ करके, और फिर टिंडे तो शाम को ही तोड़ लेते थे, लेकिन सवेरे 4 बजे उसको लदाई करके मंडी में ले जाते थे। 7 बजे तक मैं वापस पहुंचता था, फिर मैं अपने स्कूल में जाता था। हमने अपने हाथों से ट्रैक्टर चलाए, खेती की। ये मैं कॉलेज के टाइम की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब जब मैं वापस गांव में जाता था, अपने पिताजी के खेती के काम में हाथ बटाता था। ट्रैक्टर तो ये बाद में आए, पहले बैलों की फड़सी चलती थी। उस फड़सी को हमने लगातार चलाया महीनों महीने। 1970 की बात तो ये है कि मुझे अपने पिताजी से कोई बात मनवानी थी। उनका कि बेटा ये 1 महीना जो फड़सी के दिन है अनाज निकालने की चीज़ें, ये पूरी करा दे, उसके बाद तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो ये हमारे उस समय के काम हैं। 1965 से लेकर के और 1972 तक तो मैंने प्रत्यक्ष किया। 72 से 80 जब भी कभी मैं दिल्ली से गांव जाता था तो मैं पिताजी के काम में हाथ बंटवाता था। 80 के बाद मैंने घर परिवार छोड़ दिया और समाज के काम में आ गया। चलिए वाइंड ऑफ कर रहे हैं सर। बड़ौदा उपचुनाव 3 तारीख को लोग वोट देंगे। 10 तारीख को 12 बजे क्या रहेगा सर? 11 ही बजे हो जाएगा जो होगा। हाँ 11 बजे हो जाएगा। आजकल तो ईवीएम का तो जमाना फास्ट है, ईवीएम तो 11 बजे क्या रहेगा? निश्चित रूप से कि यानी विश्व ख्याति प्राप्त योगेश्वर दत्त पहलवान, भारतीय जनता पार्टी और जजपा के साझे उम्मीदवार इतने हजार वोटों से जीतने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले लीड आएगी, फिर जीत आएगी और फिर सब जगह अपने अपने स्थान के ऊपर लोग उस जीत की खुशी मनाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो महापंचायत, इसके साथ ही हम इसका समापन कर रहे हैं, ये बड़ौदा की महापंचायत। और हमारी कोशिश ये रही कि लोकतंत्र में हमारा काम महाभारत के संजय की तरह है, आंखों देखा हाल बताना। इसलिए हम कई बार मीडिया के बारे में कि वो फैसला सुनाते हैं, हम फैसला नहीं सुनाते। आपको वोट देना है। जो नेता इस चुनाव से सीधे सीधे जुड़े हुए और अहम रोल अदा कर रहे हैं, इस बड़ौदा की महापंचायत नाम के इस कार्यक्रम के जरिए हमने उन तमाम नेताओं को आपके सामने ला करके आपसे रूबरू कराया। बाद बाकी फैसला आपका है। 3 तारीख को मतदान करने जरूर जाइए, क्योंकि लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा अधिकार है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये नेता जिनका हम जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, वो बड़े और छोटे, कहते हैं ना ये नेता बहुत बड़े हैं, ये नेता बहुत छोटे हैं, वो क्यों होते हैं? वो हमारे और आपके वोट से होते हैं। इस वोट की ताकत को समझिए। बाद बाकी 3 तारीख को मतदान दीजिए, मतदान कीजिए और 10 तारीख को देखते हैं कहाँ दिवाली और कहाँ दिवाला। हरियाणा के साथ साथ बिहार और मध्य प्रदेश और दूसरी जगह पे जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ के भी रुझान आएंगे। तो लगातार देखते रहिए जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।